नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के 100 प्रश्नों की सीरीज में आज का हमारा यह तीसरा लेक्चर है, जो कि जीआईसी लेक्चरर पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नीट, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो है ही। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में देख लिया जाए उन प्रश्नों को कि आखिर वे प्रश्न हैं कौन। तो देखिए, इसी क्रम में आज का यह हमारा पहला प्रश्न तथा सीरीज का 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लिया जाए। तो कह रहा है, इन्वायरमेंट इज अ कंपोजिट स्टेट ऑफ, पर्यावरण किससे बनता है। आप जानते हैं पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लस परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर का घेरा, हमारे चारों ओर का घेरा, जिसमें से आप जानते हैं हमारे चारों ओर का घेरा का मतलब क्या है कि हम लोग भी हैं और ताप है और नमी है, आर्द्रता है, यानी सजीव, निर्जीव, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट सभी हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जीवी घटकों से बना है पर्यावरण, भू आकृतिक घटकों से बना है, अजैविक घटकों से बना है, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल, जीवी घटकों को मतलब बायोटिक फैक्टर का मतलब इसमें जीव शामिल है, जीव तो है ही, जंतु तथा पादप। भू आकृतिक घटक, इसमें भी भू आकृतिक भी है, ठीक है। और अजैविक जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है, सभी जितने भी अजैविक घटक। अब तो इसका एक आंसर कर रहा है उपयुक्त सभी, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। पहले का जो आंसर है वो डी नंबर है। दोस्त, पर्यावरण किससे मिलकर बनता है, तो पर्यावरण उपयुक्त सभी से मिलकर बनता है, अर्थात जीवी घटकों से भी और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा कह रहा है। दोस्त, इसको भी देख लिया जाए कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। दोस्त, इसमें यह बार बार यह प्रश्न पूछा गया है, बार बार प्रश्न यह आता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। क्या है अगला प्रश्न, देखिए ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है कि द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, ठीक है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। किस चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा कह रहा है। किस चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, जो सोलर एनर्जी है उसका रेडिएशन, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है सीधे, तो किस चक्र में यह भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि इवापोरेट होता है, जल जो होता है उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, और जल फिर से वाष्पोत्सर्जन होकर के फिर से धीरे धीरे वायुमंडल में जाते हैं, और फिर से वो चलते हैं तो कहीं बारिश के रूप में, ओला कोहरा के रूप में फिर से वो कहाँ चले आते हैं, जमीन पे चले आते हैं। तो मुख्य रूप से इसकी जो भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस चक्र में होती है दोस्त, तो होती है जल चक्र में। जबकि अन्यथा में और भी दे रखा है नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, तो इसका राइट आंसर क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। कह रहा है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, ऐसा कह रहा है। तो पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है दोस्त, हम आपको बता दें 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में, और ये हुआ था ब्राजील, ठीक है। कहां हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। और किस सन में हुआ था, 1992 में। और इसमें जो देश थे लगभग 172 देश इसमें भाग लिए थे, 172 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था 1992 में, और जिसमें 172 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, जैसे ये पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, इसके चारों ओर गैसों का अगर समूह है, गैसों का समूह ये है हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज द थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो
गैसों का एक फिल्म, एक जो पतली मेम्ब्रेन्स बन जाती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा जलमंडल कहते हैं। तो जलमंडल कहेंगे? नहीं। कह रहा वायुमंडल, जलकल, जलकण और भूमंडल, तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? वायुमंडल कहते हैं, अर्थात एटमॉस्फियर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कह रहा है एयर इज एन, ठीक है, वायु एक, वायु क्या है कह रहा है? वायु क्या है? वायु तत्व है कि मिश्रण है कि यौगिक है कि विद्युत अपघट्य है, ऐसा कह रहा है। देखिए तत्व किसे कहते हैं दोस्त? तत्वों को किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? तत्व। जैसे कार्बन, ये कौन सा है? कार्बन संकेतित तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। अब यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। जैसे जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन का 2 रेशियो और ऑक्सीजन का 1 है, तो इसका सदैव इतना ही अनुपात होगा जल। अब चाहे वो तालाब का जल हो, चाहे जो है कुआं का हो, चाहे नल का हो, चाहे जहां का हो, जल उसमें जल यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहता है, तो हो जाता है यौगिक। जबकि वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है। कहीं कहीं गैस ज्यादा भी हो जाएगा, कम भी हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो गैसों का क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी इज द राइट आंसर। एयर जो है एक मिश्रण है। एयर क्या है दोस्त? एक मिश्रण है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको भी देख लिया जाए कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ड्राई एयर, यानी कह रहा है ड्राई एयर में, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए मुख्य रूप से 3 गैसें हैं जो वायुमंडल में होती हैं, हम आपको बता दें, वो होती है नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग 78% होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की लगभग 21% होती है, 20.9 भी मिलता है कहीं। इसका 0.03% होता है CO2 का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फिर दूसरे नंबर ऑक्सीजन से, फिर CO2 की, फिर अन्य गैसें भी रहती हैं, अदर गैसेस भी होती हैं जो मात्रा बचती है। ठीक है, तो कह रहा है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो कितना है भाई? 78% है। ठीक है, कितना है? 78%। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। कह रहा है निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबल गैसें किसे कहते हैं? देखिए जो अक्रिय गैसें हैं उन्हें नोबल गैस कहते हैं। नेता और कर्मचारी जीते रहना। ठीक है, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। ठीक है, तो ये गैसें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अक्रिय गैस कहलाती हैं, नोबल गैस होती हैं। तो कह रहा है इसमें से और इसमें से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम भी होती है, आर्गन भी होती है, नियान भी होती है। अब कौन सी नहीं होती? रेडान नहीं होती है। ठीक है, रेडान नहीं होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, नोबल गैसें कौन नहीं होती हैं? वो होती है रेडान, नोबल गैस नहीं होती है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ भी चलते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन लोकेटेड एट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है दोस्त? कह रहा है पेरिस में है, जिनेवा में है, रोम में है कि वाशिंगटन में है? कहां है इसका विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? तो यह है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। किसकी स्थापना? मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, यह स्विट्जरलैंड में है। कहां है दोस्त? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इसका तो बी सही हो गया उत्तर। कह रहा वेयर, अच्छा अभी थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न, देख लिया जाए।
कह रहा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहां है? ठीक है, ऐसा कह रहा है न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, नैरोबी में, सिडनी में। तो कहां है दोस्त? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में, जो कहां है? केन्या में है। कहां है? केन्या में है, ठीक है, नैरोबी में। यूएनईपी का जो मुख्यालय है, यूएनईपी का मुख्यालय कहां है? नैरोबी, केन्या में है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, नैरोबी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट डज ईपीए स्टैंड फॉर? ईपीए, ये है, इसका पूरा नाम क्या है? ईपीए का पूरा नाम क्या है? पूर्ण अर्थ बताइए। कह रहा है कह रहा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। सी इज द राइट आंसर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका सही उत्तर है। ईपीए का पूरा नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्त। देखिए, कह रहा है प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इन, यानी ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है। ओजोन परत कहां पाई जाती है, ऐसा कह रहा है। देखिए, ये तो हो गया नवजात ऑक्सीजन हो गया, और ये हो गया ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन गैस का फार्मूला, और ये हो गया ओजोन परत, ओजोन लेयर अर्थात ओजोन गैस का ये फार्मूला है O3। ठीक है, तो कह रहा है कहां पर अवस्थित है? कह रहा है ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तो यह होती है ओजोन लेयर समताप मंडल पर। कहां होती है? समताप मंडल पर होती है। समताप मंडल बोले तो स्ट्रेटोस्फियर। इसका जो सही उत्तर है डी है, इसका डी इज द राइट आंसर। ओजोन परत कहां है दोस्त? तो ओजोन परत मुख्यतः कहां है? वो है स्ट्रेटोस्फियर पर है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। कह रहा है ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर है, ऐसा कह रहा है। तो हम आपको बता दें, जो पृथ्वी से ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो लगभग है 30 किलोमीटर अबाउट। ठीक है, लगभग, लगभग कितना किलोमीटर है? 30। कहीं कहीं तो आपको 30 से 40 भी मिलेगा, 30 से 40 किलोमीटर, कहीं 35 मिलेगा। ठीक है, और 25 से कहीं आपको 35 मिलेगा। तो यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं, कह रहा है 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200, 300, तो ये किसके समथिंग है यहां पर दोस्त? तो हमारे अनुसार यहां पर आपको क्या 20 द राइट आंसर। यहां 30 तो दिख नहीं रहा है, 30 है नहीं, और 50 से तो 20 कम है, 30 होगा, अब 20 से ज्यादा ही 10 है तभी 30 हो गया, तो 20 द राइट आंसर। आपके हिसाब से भी कुछ क्या हो सकता है आप भी कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैंने करेक्ट आंसर इसका बता दिया। लगभग कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर। तो चलिए, हमारे हिसाब से बी आंसर इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। कह रहा है विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, ऐसा कह रहा है। देखिए, सबसे निचली परत कौन सी है? कह रहा है क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। तो ये तो ओजोन वाला हो गया जहां ओजोन परत होती है। ठीक है, आयन मंडल यहां पर आयनिक यौगिक के रूप में आ जा, सॉरी, ओजोन मंडल यहां लिखा है, समताप मंडल तो ऐसा नहीं, समताप मंडल पे ही कौन सी होती है? ओजोन होती है। एक है लिखा आयन मंडल, इसमें आयनों के रूप में होते हैं। तो सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फियर अर्थात क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल। अगला कह रहा है विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ओजोन होल, ओजोन छिद्र के लिए कौन सी उत्तरदायी गैस है? ओजोन छिद्र के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी गैस है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है SO2 है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कि ऑक्सीजन है, कि CO2 है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो मुख्य रूप से क्या है? CO2 है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है। ये तो जो है किसके एसिड रेन के लिए है, तो मुख्य रूप से यहां पर कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी इज द राइट आंसर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। यहां पर देखिए, ओजोन लेयर ऑफ एटमॉस्फियर
एब्जॉर्ब्स, यानी वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में जो उपस्थित ओजोन परत है वह किसका अवशोषण करती, किसको अवशोषित करती है? कह रहा है कास्मिक किरणों को अवशोषित करती है, इंफ्रारेड किरणों को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, उपयुक्त में से को नहीं को अवशोषित करती है। तो ये अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को ही। किसको अवशोषित करती है दोस्त? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी किरण बोले तो अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? अल्ट्रावायलेट रे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ भी बढ़ते हैं, देख लिया जाए अगला प्रश्न। तो कह रहा है अगले प्रश्न में, द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है? ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है, ऐसा कह रहा है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है, ऐसा कह रहा है। तो कहां अवस्थित है? कह रहा कैनबरा में, टोक्यो में, ओटावा में, एम्स्टर्डम में। कहां अवस्थित है दोस्त? एम्स्टर्डम में, ठीक है, एम्स्टर्डम में उपस्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT वाज स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। भारत सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? कह रहा है कि 2007 में स्थापित किया गया, कि 8 में, कि 9 में, कि 10 में। तो इसका जो राइट आंसर है, कब स्थापित किया गया था दोस्त? NGT की स्थापना हुई थी 2010 में। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, 2010 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA, ठीक है, ये अभी यही तो था पूरा नाम। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA इज आल्सो नोन एज। EPA का दूसरा नाम क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का दूसरा नाम क्या है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है इको सेफ्टी लॉ, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, और इन्वायरमेंट अम्ब्रेला, और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। तो कह रहा है कि छाता विधान कहलाता है कि पर्यावरण छाता कहलाता है, क्या कहलाता है इसमें से? इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा दोस्त, जरा देखें। तो क्या कहलाता है? छाता विधान, ठीक है, छाता विधान या छाता पर्यावरण छाता। तो क्या होता है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 के कह रहा है इकोलॉजी इज द। अगर आपके हिसाब से दोस्त यहाँ पर अगर ये होगा तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी किसके किसके बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है, यानी कह रहा पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन, किसके किसके बीच का संबंध का अध्ययन है। कह रहा आदमी और औरत, अरे बाप रे, आदमी और औरत के बीच संबंध, अरे ये तब जो है पति पत्नी हो जाएगा, दुल्हा दुल्ही हो जाएगा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तब कह रहा है मृदा और जल के बीच में संबंध है, मृदा और जल के बीच में, तो ये तो मौत का कुआं हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कह रहा जीव और वातावरण के बीच, हाँ जीव और वातावरण के बीच में, यही सही उत्तर है इसका, कि जीव और वातावरण के बीच में, ठीक है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध है? तो जीव और वातावरण के बीच में संबंध का अध्ययन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 87 की तरफ चलते हैं। 87 क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? कह रहा है जी टेलर ने, ई हर्टिंगन ने, DR स्टोडर्ड ने, और AG टांसले ने। किसने? AG टांसले इज द राइट आंसर, ठीक है, AG टांसले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए अगले प्रश्न को कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बाप रे बाप, इकोसिस्टम देखिए, एक कह रहा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन है, ठीक है, मतलब कृत्रिम रूप से। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम किसे कहेंगे? एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल उसे कहते हैं जो प्रकृति प्रदत्त करती है, और आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? जिसे मानव निर्मित करता है। मानव निर्मित जो पारितंत्र होते हैं उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसमें से मानव कौन निर्मित करेगा? तालाब कहेंगे, आप तो कहेंगे JCB ले जाके तालाब
बनवा लेंगे, ऐसा नहीं है। तालाब, गड्ढे, पोखरे जितने भी हैं सब पहले से भी हैं। तालाब नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, घास के मैदान नहीं होगा, घास के मैदान भी होगा तो कौन होगा? खेत। खेत कौन बनाएगा? मानव ही तो बनाएगा, मानव ही उसको काट वाट के खेत बना देगा, अपना खेती वेती करेगा। ठीक है, रसगुल्ला बोएगा, रसगुल्ला उसका जो है जब फल देगा तो लोग चढ़ के रसगुल्ला तोड़ेंगे, है ना, आप भी तोड़ेंगे। चलिए अगला कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अरे बाप रे, एक तो दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन, तो थोड़ा इसको और बढ़ा लिया जाए, उठा लिया जाए। चल बेटा आजा, ये आ गया। कह रहा है 89 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अरे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, कह रहा है इसमें कौन है विशालतम? तो इसमें से कह रहा समुद्र है, वन है, घास का मैदान है, पर्वत नहीं होगा, घास के मैदान नहीं होगा, इधर देख ले अंग्रेजी भी। कह रहा माउंटेन नहीं होगा, ग्रासलैंड नहीं होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, ओशियन। जी बिल्कुल यही, ओशियन इज द राइट आंसर। समुद्र इसका सही उत्तर है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? समुद्र है। क्या है दोस्त? समुद्र है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न कह रहा है कि इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में मैन इज। देखिए कह रहा है कि मैन क्या है? कह रहा खाद्य श्रृंखला में, देखिए सबसे पहले खाद्य श्रृंखला अगर होती है तो पहले घास होगी ना, क्या होगी? अब घास होगी। अब घास क्या है? ये उत्पादक हैं, उत्पादक हैं, ठीक है, उत्पादक। और इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। इसको जो प्राथमिक उपभोक्ता, अप्राथमिक को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक को खाएगा तृतीयक, फिर खाएगा उच्च। ठीक है, इसको खाएगा खरगोश, खरगोश। और खरगोश को खा जाएगा कौन? या खरगोश भी हो सकता है, हिरन भी हो सकता है, टिड्डा भी हो सकता है, मतलब जो शाकाहारी है। ठीक है, भैंस, भैंसा भी हो सकता है, लेकिन भैंस भैंसा को नहीं शामिल करेंगे। और द्वितीयक इसको जो खाएगा, यहाँ भेड़िया भी हो सकता है। अगर टिड्डा है तो यहाँ क्या हो सकता है? टिड्डा के स्थान पे यहाँ पर हो सकता है मेढक भी हो सकता है, और मेढक को खाएगा सर्प हो सकता है, और यहाँ शेर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो कह रहा है खाद्य श्रृंखला में, इस श्रृंखला में कह रहा है फूड चेन में मानव क्या है? कह रहा कि एक निर्माता है, तो मानव कहाँ निर्माता है? नहीं है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है। फूड चेन में मानव प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। कह रहा केवल प्राथमिक उपभोक्ता। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, तो दोनों है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। द्वितीयक यहाँ पर भी मानव होगा, मांसाहारी भी होता है, इसको भी खा लेता है। समझ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर सर। ठीक है, डी, डी वाला उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए अगले प्रश्न को 90 नंबर, अरे बाप रे भागा जा रहा है, का 90 तो हो गया। अब किसको देखेंगे? 91 नंबर देखेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? ऐसा कह रहा है बकरी, गाय, हाथी। का बकरी के गाय खाएगी, गाय का हाथी खाएगी? नहीं, ठीक है, नहीं निर्माण करेगा। अब घास को मछली खाएगी और मछली को बकरी खाएगी, तो बकरी कहाँ मछली को खाएगी? नहीं। कह रहा है घास को बकरी खाएगी, अब बकरी को मानव खाएगा, ऐसा हो जाता है, खाएगा। यही सही है, तीसरा नंबर सही है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में आहार श्रृंखला का निर्माण यही करेंगे, सी नंबर, घास, बकरी और मानव। अगला कह रहा है, अगला नंबर में क्या कह रहा है? देखिए अगला नंबर 92 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा। 92 नंबर का कह रहा है कि द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऐसा कह रहा है। रासायनिक चक्र कहते हैं? नहीं। भूवैज्ञानिक चक्र कहते हैं? नहीं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं? ये है, यही कहते हैं भू जैव, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, तत्वों के चक्रण को कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 93 प्रश्न क्या कह रहा है? 93 नंबर का कह रहा इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट। मतलब पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? किस आंदोलन का नारा है? ऐसा कह रहा है, स्थायी मितव्ययिता है
पारिस्थितिकी किस आंदोलन का नारा है? करा एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उपरोक्त में से को नहीं। तो किस आंदोलन का है? ये है चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्यता है, यह किसका नारा है? चिपको आंदोलन का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है कह रहा है। कह रहा भूमंडलीय हेक्टेयर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्लोबल हेक्टेयर है, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर है और नन ऑफ द अबव है। तो क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर इज द राइट आंसर। ए इज द सही उत्तर। ठीक है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 95 नंबर का 95 नंबर आएगा। आइए आगे 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 95 नंबर देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा निम्न नहीं है तो है यूकेलिप्टस, अमलतास, पीपल। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या है? इकोलिप्टस। यूकेलिप्टस इज द राइट आंसर। यह पारिस्थितिकी का शत्रु है, मित्र नहीं है। अगला कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कह रहा है औषधि है, भोजन है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा भी कह रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए पहले से चिन्ह लगा है, तो इसका मेंटेनेंस ऑफ इको सिस्टम इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जैव विविधता का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। 97 नंबर आज का जो प्रश्न आपके लिए है वो यही है, 97 नंबर का। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने कमेंट करके कम से कम उत्तर दिया। आप सक्रिय हैं, देख रहे हैं, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई दोस्त। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। इस जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? पहला है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 98 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड यह नहीं है, प्रोपेन तो यह नहीं है। कह रहा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यही है। ये बनाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और ये बनाता है H2SO4। ये दोनों जल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर दोस्त? ये जल के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते ही वर्षा के रूप में गिरते हैं, तो इसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। तो इसका सही उत्तर डी है। डी इज द राइट आंसर, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 99 और 100 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन सा है इसमें से? कह रहा भारी ट्रक यातायात, निर्वाचक सभाएं और जेट उड़ान, पॉप संगीत। तो इसमें से सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? हैवी ट्रैफिक, इलेक्ट्रिक मीटिंग्स और जेट फ्लाइट और रॉक म्यूजिक। तो यही है जेट फ्लाइट। ठीक है, जेट उड़ान ही इसका सही उत्तर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अब देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसीव द मोस्ट एसिड रेन। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऐसा कह रहा है। तो कह रहा है जापान में होती है, नॉर्वे में होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है कि चीन में होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम आपको बता दें दोस्त, सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहां होती है? तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे में। नॉर्वे में होती है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक। फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के। ओके, थैंक यू।